Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. ये प्रोग्राम है जो हम लोग हर वर्ष करते हैं और ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में हर समय ही करते हैं इसे। तो कई वर्षों से ये प्रोग्राम हम लोग चलाते आ रहे हैं और ये प्रोग्राम स्पेशली हम लोग टारगेट करते हैं जो जीआई इमरजेंसीज, मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें मरीज़ को इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी में विजिट करना पड़ता है अस्पताल, सो ऐसी वाली इमरजेंसी। सो इसके लिए करते हैं और ऐसी बीमारियां आप जैसा समझते हैं, आमतौर पे कुछ बातें समझते हैं सारे लोग, कई बातें नहीं समझ में आती है। तो इसमें वार्निंग साइंस समझना होता है। वार्निंग साइंस कहते हैं कि वो सिम्टम को आइडेंटिफाई कीजिए और वो अगर आपके मरीज़ में, आपके रिश्तेदार में वो सिम्टम्स हैं तो फिर आपको इमरजेंसी जाना चाहिए। ये है कि खून की उल्टी हो गई, लैट्रिन पैखाने के साथ खून आता है, जॉन्डिस हुआ जिसके साथ तेज़ बुखार है, जिसमें आपको शिवरिंग हो रही है, पेट में तेज़ दर्द है जिसके साथ उल्टियाँ लग गई और पेट फूल गया, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं जिसके साथ अस्पताल में जाना पड़ता है। ये जो प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं ये स्पेशली हम लोग चला रहे हैं जो ट्रेनीज होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड के। इनमें दो टाइप के प्रोग्राम इंडिया में चलते हैं, एक डीएम कहते हैं और एक डीएनबी प्रोग्राम कहते हैं। तो अलग अलग अस्पतालों में जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत, हम उनको इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम में ट्रेन करने के लिए और दो दिन का इंटेंसिव प्रोग्राम उनके लिए चलाते हैं और डिफरेंट जीआई इमरजेंसी में उनको ट्रेन करते हैं। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी इसमें कवर करते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर करते हैं। तो कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, डमी पे भी ट्रेनिंग करते हैं इनका, और एंडोस्कोपी के बारे में उनको ट्रेन करते हैं। इसके लिए हम लोग पूरे देश से एक्सपर्ट को बुलाते हैं। सो ये पूरी नेशनल लेवल फैकल्टी है, इसमें 100 के करीब हमारे फैकल्टी जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। उसमें कई सारे हमारे पीजीआई एलुमनाई हैं जो कि दूसरी जगह जाके काफ़ी अच्छा काम किया है, जिन्होंने इंटरनेशनल फील्ड में भी अपना नाम बनाया है। तो वो सारे लोग आते हैं और यहाँ पे एक एक एरिया में जो डेलीगेट्स होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको ट्रेन करके जाते हैं। स्कीम नहीं है लेकिन ये हम लोग का एक एनुअल एक्टिविटी है, जो एनुअल एक्टिविटी के तौर पे हम इसको चलाते हैं और हर साल इसको अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हम हर साल ही इसको करते हैं। हर साल टॉपिक यही रहता है, उसी को अलग अलग तरीके से कवर करते हैं, लेकिन ये स्पेशली टारगेटेड है जीआई इमरजेंसीज़ पे, क्योंकि जीआई इमरजेंसीज़ पे अलग से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इस देश में चलाए नहीं जाते। तो हम लोग स्पेशली जीआई इमरजेंसी कई सालों से ट्रेन कर रहे हैं। तो इमरजेंसी तो एक तो ब्लीडिंग का बताया हमने कि खून की उल्टी लग जाती है या पैखाना में खून आना शुरू हो जाता है, वो है। जॉन्डिस के साथ बुखार हो जाता है जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, सो वो एक इमरजेंसी होती है। आंतों में रुकावट पड़ जाती है तो वो भी एक इमरजेंसी है। तो ये सब कॉमन इमरजेंसी है। इसके अलावा है कई बार पित्त का रिसाव हो जाता है, बाइल लीक कहते हैं, आंतें फट जाती हैं, फूड पाइप फट जाता है। तो ये सारी जीआई इमरजेंसी है जिसके लिए आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पहले ऑपरेशन ही एकमात्र तरीका होता था। जैसे जैसे साइंस की उन्नति हुई है वैसे वैसे इसका एंडोस्कोपी से इलाज संभला है। आजकल जैसे अल्सर की ब्लीडिंग में हम एंडोस्कोपी से 90% मरीजों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि 90% से ज़्यादा भी मरीजों को ठीक कर सकते हैं। एंड सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। वैसे ही पेंक्रियाज के लिए जो बीमारी होती है उसमें भी हम काफ़ी एंडोस्कोपी से इलाज कर पाते हैं। हम जो पित्त की नली में जो स्टोन होता है, बाइल डक्ट स्टोन कहते हैं, उसका भी एंडोस्कोपी से ही पूरा इलाज हो जाता है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो लीवर में पस पड़ जाता है, कोलेंजाइटिस कहते हैं जिसको, उसका भी इलाज हम एंडोस्कोपी से कर पाते हैं। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हमने इसमें एंडोस्कोपी की इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको जो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं
और एक टीम वर्क होता है ऑलवेज, जिसमें कि सर्जन भी बैकअप में होते हैं कि अगर हमारी मेडिकल या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट काम ना करे, सक्सेस ना मिले उससे, जो कि रेयरली होता है 2% 3% केसेज में, तो फिर हम उन्हें सर्जरी के लिए भेजते हैं। तो सर्जिकल मेंबर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये सारी बैकअप की हमें ज़रूरत पड़ती है, प्लस एनेस्थीसिया टीम की ज़रूरत पड़ती है कई सारे प्रोसीजर के लिए। तो जहाँ टीम होगा वहीं काम होएगी। तो ये बड़े अस्पतालों में, अच्छे सेंटर्स में अवेलेबल होता है, बट बहुत छोटे अस्पतालों में ये टीम नहीं होती है, इसीलिए इस टाइप के सारे काम वहाँ पे नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी तो फिर भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ जो हमने बताई वो शायद संभव ना हो। दो चीज़ें हैं, एक तो क्वांटिटेटिव बात करते हैं, एक क्वालिटेटिव बात करते हैं। क्वांटिटेटिव के लिए है कि बैलेंस होना चाहिए कि जितनी कैलोरी, फैट और प्रोटीन आप ले रहे हैं वो सारा कंज्यूम होना चाहिए। एडल्ट के लिए बातें कर रहा हूँ, बच्चों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ जी। सो इसको देखने का सिंपल तरीका है कि जिस बॉडी वेट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट इंक्रीज, शुड नॉट डिक्रीज। सो 1-2 किलो 3 किलो के रेंज में वो स्टेबल होता है। सो वो आप जज कर सकते हैं। दूसरा है कि जनरली स्पीकिंग फ़ैट का इंटेक कम रखना चाहिए। फ़ैट का मतलब होता है घी, तेल जैसी चीज़ें, मलाई जैसी चीज़ें, तो उनका इंटेक कम रखना चाहिए। और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, वो हेल्थ बेनिफिट्स है। दूसरा एक है कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक फाइबर जाता है। फाइबर का इंटेक ज़्यादा रहने से हमें बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसका होता है कि एक तो है कि जीआई, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाली बीमारियां कम होती हैं, कोलन कैंसर कम होता है, कोलन के पॉलिप्स कम होते हैं। जो डायबिटीज़ वालों को है कि शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फाइबर किस में होता है, तो जो आजकल मिलेट्स के लिए बड़ी इम्फेसिस है, तो मिलेट्स में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। तो मिलेट्स उस तरीके से उसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर भी जैसे देखिए, अगर आप मैदा है, आटा है, तो आटे में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, मैदे में कम होता है, उसमें फ़ाइबर हटा दिया जाता है। तो उन चीज़ों को ही वैसे ही है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जो सैलड हैं, उसमें भी काफ़ी फ़ाइबर रफेज होता है। तो उन चीज़ों को, तो इनके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के अपने फ़ायदे होते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ें होती हैं, तो उसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें इंजरी से बचाते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि उससे अपना सिस्टम चलता रहता है। दूसरी होती है, जितनी कैलोरीज हम इंटेक करते हैं उसको बर्न भी करना है। और एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जिसमें हमें हार्ट रेट हमारी बढ़नी चाहिए। सो जो अगर हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, या तो वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में जनरली नहीं आती है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सरसाइज, तो ब्रिस्क वॉक, सो उसमें करना होता है। आजकल हर के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आता है जिसको गूगल फिट कहते हैं। सो उसमें आप बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप काउंट कर सकते हैं, ब्रिस्क एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ी अगर कुछ एडवांस सेटिंग करें तो बड़ी सारी आपकी हार्ट रेट, वेट सबको हम रिकॉर्ड कर सकता है, और सालों साल तक आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और जिस दिन आपने मिस किया है उस दिन आपको रिमाइंड भी कर सकता है। तो वो अच्छा होता है। सो दैट गिव्स एक्यूरेसी। और दूसरा वो है कि वो आपको काउंटर चेक करके सामने, आप अगर अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो डॉक्टर भी उसको चेक कर सकता है कि आपका टारगेट लेवल पे आप हैं या नहीं है। गवर्नमेंट का टीबी का प्रोग्राम है जिसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और मल्टीपल लेवल की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। सो सारे को टीबी की दवाई मुफ्त मिलती है। अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है जिसकी दवाइयाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, सो वो भी दवाई मुफ्त मिल जाती है। टेस्टिंग फ्री है। कुछ फिनंशियल सपोर्ट भी अवेलेबल हैं। सो टीबी में कमी तो कुछ आई है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था कि इरेडिकेट कर पाएंगे, अभी तक नहीं अचीव कर पाए हैं। सो गवर्नमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से इस प्रोग्राम को चला रही है। पेट में भी टीबी की बीमारी होती है, जो फेफड़े की टीबी सबसे कॉमन होती है, पेट की टीबी उससे कम कॉमन है। और इसकी थोड़ी फ़र्क होता है। फेफड़े की टीबी में टीबी के कीटाणु
देखे जा सकते हैं। पेट वाली टीबी में जनरली कीटाणु दिखना मुश्किल है, सो इसीलिए इसका डायग्नोसिस में थोड़ा डिले भी होता है, कई बार डिफ़िकल्टी भी होती है। सो धीरे धीरे हम लोग उस पर मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करना शुरू किया है और अभी वो काफ़ी एक्यूरेट हो गई है। सो अभी आसानी से उसका डायग्नोसिस भी हो सकता है और अगर समय पर उसका इलाज शुरू करें तो पूरी तरह ये ठीक भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीबी जब भी संदेह हो तो प्रॉपर तरीके से इसकी जांच हो, और जांच होने से जब टीबी हो तो इलाज पूरा किया जाए, जैसे कि हमारा नेशनल प्रोग्राम में गाइडलाइन में लिखा गया है। आमतौर पे जनरली 6 महीने का इलाज होता है, तो वो पूरा इलाज करवाना होता है। बढ़ने का परसेंटेज में शायद उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, थोड़ी कंजेशन भी बढ़ रही है, तो उसके कारण ट्रांसमिशन, बिकॉज टीबी एक ढंग से एयरबॉर्न इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है, सो उसके कारण ये होती है। तो जहाँ भी ओवर क्राउडिंग होती है, एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं इसको, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के साथ जाता है ये, सो उसमें उसके कारण ये फैलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है, और इसका एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिशन मोस्टली जो है हमारी सांसों के साथ एरोसोल निकलता है, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उसके साथ ये बैक्टीरिया भी निकलता है और फिर दूसरे बंदों में सांस के साथ ही अंदर जाता है। सो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों को अफेक्ट करती है, और कई बार फेफड़ों से आगे वो आंतों में जा सकती है, किडनी में जा सकती है, अलग दूसरे अंगों में भी प्रवेश करती है। जनरली इंडेमिक डिजीज़ है, ये एपिडेमिक नहीं होता है, ये इंडेमिक है। इंडेमिक डिजीज़ में फ़र्क है कि एक लिमिटेड संख्या में केसेज आते रहते हैं और सालों भर। एपिडेमिक में अचानक से आते हैं फिर कम हो जाते हैं, तो ये जनरली एपिडेमिक नहीं होता। ये खान पान का इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन जिसको टीबी हो जाए उसको पौष्टिक खाना थोड़ा अच्छा रहता है, उससे हीलिंग रिकवरी में हेल्प